नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लाल सागर में सऊदी के 2 जहाजों को हूती ने लाल कर दिया। बीच समंदर में तेल टैंकर्स पर मिसाइल और घातक ड्रोन से हमला कर हूती ने साफ कर दिया कि मंदब स्ट्रेट भी अब खतरे के जद में है। ईरान ने अपने उस भस्मासुर को जगा दिया है जो सीधे तौर पर ट्रंप के गुरूर को चुनौती दे रहा है। लाल सागर में हुआ यह धमाका किसी बड़े ग्लोबल महायुद्ध के बिगुल जैसा है। तो क्या ईरान का यह भस्मासुर पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म करने के लिए तैयार है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को साथ में भस्म कर देगा? अमेरिका ईरान की लड़ाई में होर्मुज स्ट्रेट की पहले ही ऐसी की तैसी हो रखी है और अब मंदब स्ट्रेट पे भी हमले शुरू हो गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, आगाह किया था कि एक रास्ता अगर बंद है तो दुनिया के ऊपर 20 से 25% तेल की कमी का एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर एक और रास्ता बंद कर दिया जाए जो सुएज कनाल और मंदब स्ट्रेट को कनेक्ट करता हो? लाल सागर। खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को आग के हवाले कर दिया। तस्वीर आपके सामने, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यमन के हूती संगठन ने दावा किया है कि उसने रेड सी में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर इंसिलिया और लायला पर एक साथ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। طبعا هذا نسبيا مو وحده ولد यमन के ईरान प्रॉक्सी संगठन हूती ने यह तस्वीर जारी की है जिसमें रेड सी में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर एंसिलिया और लायला एक साथ धू धू करके जलते नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने बीच समंदर में ऐसी आग लगाई कि ट्रंप का कलेजा हिल गया। अब जरा तस्वीर आप देखिए। लाल सागर में सऊदी अरब का तेल टैंकर जिसमें 5 लाख बैरल से ज्यादा ऑयल था। ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले में तेल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। यह तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यह टैंकर बाब अल मंदेब स्ट्रेट को पार करके यमन की नाकेबंदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, जहां इसे आग के हवाले कर दिया गया। ईरान के सपोर्ट में इस हमले को अंजाम दिया गया है और सऊदी को हूती की तरफ से जवाब दिया गया है। यानी लाल सागर में ईरान का वो भस्मासुर जाग गया है जो लाल सागर में किसी एक जहाज को टिकने नहीं देगा और ये पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म करने पर आमादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान की हर हरकत पर अमेरिका उसके पावर ग्रिड को उड़ा देगा, लेकिन हूतियों के इस नए मोर्चे ने ट्रंप के गुरूर को सीधी चुनौती दी है। तो अमेरिका क्या करेगा अगर दोनों रास्ते बंद हो गए? तो 35% तेल, गैस, नेचुरल एनर्जी साफ वर्ल्ड के इकोनॉमी से, मतलब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में, और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे इस तमाशे को देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ा है, डिफेंस एक्सपर्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रदीप कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, अमेरिका से लाइव है। बहुत स्वागत है सर आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़े हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। तो आखिर ये नौबत क्यों आई और अमेरिका इस मामले में कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रदीप कपूर जी, पहला सवाल आपसे ही है कि अब मंदब स्ट्रेट में सऊदी के जहाज को निशाना बनाया गया और हूती विद्रोहियों ने साफ साफ कह दिया कि इस इलाके से भी अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था भैया आप लोग तैयार रहिए, बारी आप लोगों की है, और सऊदी उस एरिया से अपना ज्यादातर तेल कारोबार शुरू कर रहा था। तो ऐसा है कि मामला तो बहुत गंभीर होते जा रहा है। फिर से दोबारा जो आशा थी कि जो MOU साइन हुआ है अमेरिका और जो ईरान के बीच, उसमें शायद कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ देर के लिए, बट वो शुरू से मैं कह रहा था कि ये बहुत आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जो MOU का।
क्योंकि दोनों साइड्स में जो फासला था बहुत ही ज़्यादा था। तो जब ये फिर से युद्ध शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा, और ट्रम्प ने कहा कि हम अब एमओयू का सपोर्ट नहीं करेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, तो ये अब एक्सपेंशन मोड में हो गया फिर से, क्योंकि हुती ने अब सऊदी शिप्स के ऊपर जो हमला कर दिया है 2 सऊदी शिप्स पे, उसका नतीजा भी काफी गंभीर होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा दूसरी तरफ भी, जहां पर से कुछ तेल जा रहा था सऊदी अरेबिया का, और कुछ और देश कोशिश कर रहे थे कि ऑल्टरनेट रूट्स तेल के लिए यूज करेंगे, ताकि फिर से तेल का निर्यात शुरू हो जाएगा काफी बड़े पैमाने पे। तो अब ये अटैक्स होने के कारण जो रेड सी, जो गल्फ ऑफ एडन, जो सारा उस तरफ बाब एल मंडेब, जिसका नाम ही है दी सी ऑफ टीयर्स, तो वो सब अब उसमें बहुत ज़्यादा अब रुकावट आएगी, और पाकिस्तान भी इस समस्या में अब बहुत मुश्किल हालात में पड़ जाएगा, क्योंकि शुरू से मैं कह रहा हूं कि जहां पर पाकिस्तान जैसा देश मीडिएटर हो, वहां पर मीडिएशन को सक्सेसफुल होना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा देश है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट है, तो उसको कोई काबिलियत नहीं है कि वो किसी 2 देशों के बीच में पीस का एग्रीमेंट करवा सके। तो उसने कोशिश तो की, और दोनों साइड्स को कहा कि भी आपका जो भी मैक्सिमल डिमांड्स है वो आप पेश कर दीजिए, उसको एग्रीमेंट में गोलमोल करके डाल दिया सबको, और जिस दिन से एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, अमेरिका की और ईरान की, एमओयू पे भी। तो ये तो होना ही था, एक्सपेक्टेड था, बट इस हद तक अब फिर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जहां पर पाकिस्तान इज सपोज्ड कि जब अगर सऊदी पे कोई अटैक हो तो पाकिस्तान को उस वार में उतरना जरूरी है, तो एग्रीमेंट हो रखा है। तो अब पाकिस्तान को उस एग्रीमेंट से कैसे वो निपटेगा, ये देखना दुनिया को देखना है, क्योंकि वो अब पीछे नहीं हट सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो एक त्रिशंकु की हालत में फंस गया है, पहले ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच, और अब सऊदी और हुतीस के बीच में। पाकिस्तान के का भविष्य तो वैसे ही प्रदीप सर बेड़ा गर्क है, उसका तो पता नहीं क्या ही ऊपर वाला ही मालिक है, लेकिन मंदेब स्ट्रेट में फंसाकर अमेरिका के भी फ्यूचर और वर्ल्ड का भी फ्यूचर फंसा रखा है ईरान ने ना। और अमेरिका के होने के बावजूद हूती विद्रोही, वो छोटा सा प्रॉक्सी है, बहुत बड़ा प्रॉक्सी नहीं है, सऊदी के जहाज को निशाना बना रहा है। मेजर साहब, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, क्या हो रहा है? जय हिंद विवेक। जय सर। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर कट हिसाब किताब है। ये बाबल मंदेब जो है 2024 में भी जब 2023 का हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उसके बाद भी हूती ने बंद करने का प्रयास किया था और काफी हद तक उन्होंने उसको बंद कर दिया था। ये बात मालूम है कि इस प्रकार के कोई भी हरकत की जा सकती है। देखिए, कोई भी इस प्रकार के चोक पॉइंट को बंद करने का जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर के 50 हमले करें। वहां अगर आप 4 मिसाइल कर देंगे, 2 शिप्स को टारगेट कर देंगे, तो आप देखिएगा अपने आप कोई भी शिप, क्योंकि ये जो शिप्स होते हैं, ये जो परिवहन है, ये बिल्कुल डिफेंसलेस होता है। इनके पास कोई बम, गोला बारूद, तोप, एयर डिफेंस कुछ नहीं है इनको। ऐसा तो एक बार वो दिमाग में अगर वो बिठा दिया जाएगा कि यहां से जाने में खतरा है, तो ना तो उनको इंश्योरेंस कंपनियां कहीं मिलेंगी इंश्योरेंस करती हुई, और ना ही कोई वहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे जगह पर किसी भी प्रकार की जगह को चोक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेरिका देखिए बहुत ज्यादा चालाक, कहूंगा ये शब्द का प्रयोग माफी चाहता हूं शब्द के लिए, लेकिन वही शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, मुल्क है, और उसको ना तो होर्मुज के बंद होने से कोई फर्क पड़ रहा है, और शायद उसको कोई बहुत ज्यादा अंतर बाबल मंदेब के बंद होने से भी पड़ेगा, जिसके ऊपर बार बार उन्होंने कई दफा ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई अगर तुम्हारे को तकलीफ है तो आके खुलवा लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ये उन्होंने यूरोपीय मित्रों को कहा है अपने। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार के जो भी चीजें करी जा रही हैं उससे दो चीजें निकल करके बाहर आ रही हैं। पहली बात तो अमेरिका को कोई इसमें दिलचस्पी मुझे लगता है कहीं नजर नहीं आ रही है कि वो इस प्रकार की किसी चोक पॉइंट ब्लॉकेज को बंद करे। हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका को लाभ है। लाभ कैसे है कि आज सारी की सारी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि तेल की जो आपूर्ति है वो वहां से पूरी करें, भले ही इसमें समय ज्यादा लगे, पैसा ज्यादा लगे। आप अपने खुद के देश का हाल देख लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि कुछ देश जो थे जो कि अमेरिका से बिल्कुल चिटक करके अलग हो रहे थे, अगर इसको बंद किया जाएगा, सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है विवेक, यहां पर बहुत जबरदस्त जो जो व्यापार है, समुद्री व्यापार, पश्चिमी देशों का, पूरे यूरोपीय देशों का, उत्तरी अफ्रीकी देशों का, वो पूरा व्यापार लगभग कहीं ना कहीं इधर से होकर के निकलता है। रूस इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि जो भारत या साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ उसके उसका उसका तेल आ रहा है वो भी इसी रास्ते से, ब्लैक सी और बाबल मंदेब से, रेड सी से होकर के निकलता है। तो इसमें बहुत सारा और तेल के ऊर्जा के अलावा बहुत सारा और व्यापार प्रभावित होगा। और इसको बंद करने का अर्थ यह है कि आप यूरोप के उन देशों को निश्चित रूप से अपने से दूर करेंगे। ये मुझे लगता है कि ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा कोई अच्छी बात मुझे लगता है नहीं नजर नहीं आ रही है कि आप इस प्रकार से बाबल मंदेब को भी बंद कर दें, उसके बाद सुएज कैनाल को भी बंद कर दें। ये तो कोई ये कोई विश्व की तमाम व्यवस्थाओं को इस तरह से खराब करके कोई किसी को लाभ होने वाला मुझे लगता है नहीं है। ईरान को अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी विवेक। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जो जिहादी मानसिकता आज ईरान के जो पूरी लीडरशिप है उसके ऊपर हावी है, फिरोज, उसको क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ जिहादी मानसिकता है और वो जिहादी मानसिकता ईरान की है? कहा कि जिहादी मानसिकता, ये पूरे क्रूसेड हो रहे हैं, यहूदी कट्टरवाद। नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की ट्रंप को बोलने पे, अभी तो मार्को रूबियो भी मान चुका है, जेडी वैंस ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है, न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है कि सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने कैसे ट्रंप को ये पूरे जंग में लाया। हम लोग क्या बात करें, फार फ्रॉम रियलिटी बात करें। मैंने पहले भी बोला था कि हॉर्मुज का मैटर तो खुला था ना, बंद किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। आज तक ईरान ने क्लेम ही नहीं किया था उस पर, मगर आज उसके नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन चुका है और पूरे रीजन का सवाल बन चुका है। हमारे आर्मी के साहब ने सही बोला जो मैं पहले से बोल रहा था, अमेरिका को हॉर्मुज से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये एशिया और यूरोप का मैटर है। तो अमेरिका यह कर क्या रहा है? और अगर ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान है तो अमेरिका के कारण है। ये कहां जिहादी मानसिकता ईरान की? ईरान ने कब क्लेम किया था हॉर्मुज में रहा है? अभी ईरान को क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का सुरक्षा का सवाल अभी ईरान के हाथ में आ चुका है। और उसके साथ ही मैं कहूंगा कि यमन की ट्रेजेडी को भी आप समझो। 5 से 6 लाख लोग यमन के मर चुके हैं सऊदी के कारण। सऊदी ने इस्लामिक नेटो और ये जिहादी नेटो उसे खड़ा किया था। दुनिया भर के सुदानी और ये और वो इगुर गुरगुर सब लाए थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अलकायदा सब वो लाया था यमन के अंदर। 5 से 6 लाख यमनी मरे, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। ये कॉस्ट ऑफ ह्यूमन जो है, वाटर स्कैसिटी, दवाइयों की स्कैसिटी, फूड की स्कैसिटी, सना एयरपोर्ट बंद, होदेदा बंद जो पोर्ट है, इसलिए यमन 2022 में जो पीस पैक्ट हुआ, सो कॉल्ड पीस पैक्ट, जिसको सऊदी ने कभी अमल नहीं किया, इसलिए फाइनली यमन ने ये कदम उठाया। यहां भी यमन का जो ऑयल बेचा जाता है वो सऊदी के बैंक में जाता है। $13 बिलियन इनको सना को देने हैं ताकि वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को पगार दे सके। ये सऊदी कर नहीं रहा है। सना के पोर्ट बंद, होदेदा का पोर्ट बंद। तो कब तक ये सऊदी जो प्रॉक्सी अमेरिका की, अंसारुल्लाह प्रॉक्सी नहीं है, वो एक लिबरेशन मूवमेंट है। हमास, हिजबुल्लाह में बार बार बोला ये सब लिबरेशन मूवमेंट्स है। ये जो गल्फ के कंट्रीज है ये सब डिक्टेटर्स है। कोई इलेक्शन नहीं होता। ईरान में बराबर से होता है, वो एक सिस्टम अलग है, जैसे चाइना का सिस्टम अलग है, जैसे रशिया का सिस्टम अलग, जो हम लोग समझते हैं। मगर वहां एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल डिबेट, ये सब होता है। ये यूएई, कतर, ये सब कोई भी गल्फ कंट्री में ये सब नहीं होता। तो हमारी पूरी समझ का बड़ा प्रॉब्लम है। एक वेस्टर्न मीडिया को पढ़ के ये इस किस्म की बातें होती है। यमन में एक ट्रेजेडी चल रही है जिसके कारण फाइनली अंसारुल्लाह ने 4 साल के बाद कदम उठाया है, सऊदी सुधर जाओ, इसलिए उसने दो टैंकर को बाबल मंदब भी गिरा दिया है। ओके, पॉइंट इज के अमेरिका नीड्स टू गेट आउट ऑफ हियर। और अच्छी खबर आपको बता दूं, अभी अमेरिका इज शिफ्टिंग इट्स जेट फाइटर ऑपरेशंस टू यूरोप, क्योंकि ईरान ने इतने बड़े पैमाने इसके बेसिस, इसके एयरफोर्स को यहाँ बर्बाद किया है कि अभी अमेरिका बोल रहा है मैं अभी यूरोप से मेरा जेट फाइटर्स और वगैरह को ऑपरेशन में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ वो बर्बाद हो रहा है। और अच्छी बात है, अभी ईरान का टारगेट ये है कि इस इलाके से पूरे उसके जो
प्रॉक्सीज है उसको वीक किया जाए, जनता उठेगी, मिलिट्री भी उठेगी और ये सब राजाशाही डिक्टेटरशिप जाने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ अमेरिका भी पैकअप करके यहां से जाएगा, एट द मोस्ट इजराइल में अपना बेस बनाएगा, मगर वो बेस छोड़ रहा है। चाइना पूरा देख रहा है, कोरिया, जापान, फिलीपींस सब लोग देख रहे हैं, ताइवान सब लोग देख रहा है कि अमेरिका तो ये गल्फ के कंट्रीज को नहीं बचा पा रहा है, चाइना के सामने हमको क्या बचाने वाला है। तो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया और उस खित्ते में भी बहुत सारी चीजें बदलने वाली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फिरोज जी ये भी हो रहा है, मैं जरा सोडी साहब से भी जान लूं, अमेरिका सऊदी को एनरिच्ड यूरेनियम देने जा रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, सो कॉल्ड, जो 1953 में ईरान के साथ किया था कि भाई हम आपको एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर देंगे, और बाद में उसी परमाणु का नाम लेकर उस पर हमला करा। लेकिन अब सऊदी में कोई ईरान जैसा रिजीम आ जाए तो फिर क्या होगा? और सऊदी को अगर आप हथियार दे रहे हैं, फिर आप उधर इजराइल का क्या करेंगे? सोडी सर, और ये क्यों कर रहा है? जय हिंद विवेक जी। क्या इसका इस जंग से कोई लेना देना है? जय हिंद सर। विवेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर विख्यात को पैनल के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है। 28 फरवरी को किसने ईरान पे हमला किया? अमेरिका और इजराइल ने। क्या ईरान को हक नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का? कल मेरे घर पे कोई हमला करे, क्या मैं अपने घर का बचाव नहीं करूंगा? मैं जरूर करूंगा, जो भी एहतियाती कदम है मैं उठाऊंगा। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, क्या अमेरिका और इजराइल ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है ईरान पे हमला करने के लिए? कतई नहीं। तो ईरान क्यों करे? जहां तक स्ट्रेट ऑफ मंदब की बात है, वहां से सऊदी अरेबिया का जो ऑयल निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो तकरीबन 18% होता है, लेकिन 18% तब होता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हो। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो तो सऊदी अरेबिया का इस स्ट्रेट से 70% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। यानी कि इस बबल मंदेब स्ट्रेट्स को बंद करने से अगर कोई देश पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है। और ईरान का जो प्रॉक्सी है हूती, उसने बिल्कुल सही किया है बबल मंदेब पे स्ट्राइक करके, क्योंकि उससे पता है कि जो कमजोर नब्ज है वो कहां पर है, वहां पे वार करना जरूरी है। जहां तक बात है अमेरिका की सऊदी अरेबिया को एनरिच्ड यूरेनियम देने की, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने कुछ महीने पहले ही कहा है कि मैं परमाणु हथियार क्यों बनाऊं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। तो जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया को इस बबल मंदेब स्ट्रेट बंद होने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और हमें याद होगा जब ट्रंप ने बात कही थी सिविलाइजेशन खत्म करने की, तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने सबसे पहले फोन करके ट्रंप को कहा था ये गलती मत करना। देखिए विवेक जी, बात साफ है, झुकना तो अमेरिका और इजराइल को ही पड़ेगा। दे विल हैव टू ब्लिंक फर्स्ट। अमेरिका इजराइल जितनी बड़ी बड़ी टैक्टिक्स की बात कर लें, स्ट्रैटेजी की बात कर लें, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, सेंडकॉम, ये वो अकड़म पकड़म, इससे ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 1 मिनट आपसे और चाहूंगा, हमें ईरान के इसका जो जिस तरह से ये जवाब दे रहा है, ये शुरुआत हुई 18 अप्रैल 1988 को, जब अमेरिका ने अपने दिए हुए लिखित वायदे को, जिसे अल्जियर अकॉर्ड कहते हैं, जो 19 जनवरी 1981 को साइन हुआ था, जिसमें अमेरिका ने लिख के ईरान को दिया था वो ईरान पे कभी सैनिक हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 साल बाद ये लिखित गारंटी को तोड़ा और जिसमें ईरान के 56 सैनिक मारे गए। उसके बाद से ईरान ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना तो शुरू किया, लेकिन 3 प्रॉक्सीज की पूरी समर्थन करना शुरू किया, हूती, हमस और हिजबुल्लाह। उसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल, आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहिए, एक्सेस ऑफ इविल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये ईरान का हक है अपने आप को बचाना। ईरान को इससे फॉरवर्ड ये जो पॉजिटिविटी मिली, क्योंकि जिस तरह से उसने इन 3 प्रॉक्सीज को इसने समर्थन किया, यही 3 प्रॉक्सी ईरान के साथ, मतलब ईरान को पता था अमेरिका आएगा और ये ईरान की तरफ से फॉरवर्ड प्लानिंग थी, राइट? कि हम ईरान के साथ अमेरिका अगर कभी भिड़ेगा तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए और हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉक्सीज होनी चाहिए जो हमारी हेल्प करे और दूसरे रीजन में ईरान के फेवर में लड़ाई लड़े। लेकिन मंदेब स्ट्रेट में जो हमला हुआ है, यकीन मानिए पूरी दुनिया के लिए बहुत टेंशन का विषय है और मुझे लगता है कि इसे सॉल्व कर लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, वरना बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।